Textual. Ana kaya marker eh. सजाद भाई लगूबर मार्केट ठीक थी, बिल्कुल मार्केट सेट थी। चलो जवानों शुरू करते हैं जी आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर जो है वो कल हमने जहां से लीव किया था, ठीक है जी, उधरी से शुरू करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, इस स्लाइड को जरा इस तरह कर दो यार, इसको जरा ठीक है। सो आज का लेक्चर हमारा है जी वेक्टर एडिशन पर। चाहिए, कल हमने बेसिक्स कर लिए थे ना बहुत, लेकिन आज भी बेसिक्स है। तो आज हमारा लेक्चर है जी वेक्टर्स एडिशन। क्लियर हो गया भाई? एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के ऊपर और ये खबर हमारे में बहुत हुई। सो वेक्टर एडिशन एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। दरमियान में एक टॉपिक है जवानों, दैट इज कॉल्ड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके ऊपर भी आएंगे। ये खबर अब आने में पोइश हुई। वो सिंपल सा टॉपिक है, मुश्किल नहीं है। टेक्सो जी दरमियान में शायद आ भी जाएगा, टेक्सो बचे, और ना कोई उसमें कोई इंपॉर्टेंस है। लेकिन मैं पहले करना चाहता हूं एडिशन ऑफ वेक्टर। क्लियर हो गया भाई? क्लियर हो गया भाई? आ जाओ आज का टॉपिक। सो वेक्टर्स एडिशन। कल के टॉपिक में कोई मसला? सो वेक्टर्स एडिशन, वेक्टर एडिशन याद आता ही। बुक में जो ऑर्डर है टॉपिक्स का, मैं वो फॉलो नहीं कर रहा। समझ में आई बात? मैं अपना ऑर्डर फॉलो कर रहा हूं। टॉपिक आपके सारे होंगे आगे ना, बेगम हो सही। एज आई सेड कि इसके बाद डायरेक्टली इमीडिएट टॉपिक कौन सा है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। टॉपिक्स आपके सारे होंगे, लेकिन मैं वो ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा। क्लियर हो गया भाई? टेक्सो बच्चे तो गौर से देखिएगा बच्चे। तो हमारा पास अब टॉपिक आता है किस चीज का? टॉपिक आता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स का। एडिशन ऑफ वेक्टर्स का। हाँ, एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हम कैसे करते हैं? एज आई सेड, वेक्टर्स आर नॉट एडेड algebraically, they are rather added geometrically, placing the tail of one vector on the head of another. कल मैंने एक जुमला लिखा था कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी अपने आप को वेक्टर कहलवाना चाहता है तो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन से काम नहीं बनेगा। All vectors must possess direction, but all the physical quantities that possess direction are not vectors. मैंने जुमला लिखवाया था, क्लियर है ना? उसके ऊपर भी मैं आऊंगा, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं हुआ था सही तरह से। और फिर मैंने लिखा था कि वेक्टर एडिशन के लिए जरूरी चीज है, इट मस्ट फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें एक कम्यूटेटिव लॉ था कि a प्लस बी शुड बी इक्वल टू b प्लस है। वो आज वो जो तीन चीजें थी ना, वो आज एक्सप्लेन होने वाली है। क्लियर हो गया भाई? ये कल के लेक्चर में मैंने बात की थी। तो जवानों, एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स आर एडेड जियोमेट्रिकली। जवानों, वेक्टर्स आर एडेड जियोमेट्रिकली बाय प्लेसिंग द टेल ऑफ वन वेक्टर ऑन द हेड ऑफ अनदर, जिसे आप हेड टू टेल रूल कहा करते थे ना। वेक्टर्स आर एडेड, हाँ जवानों, वेक्टर्स आर एडेड क्या बच्चे? जियोमेट्रिकली टू टेल रूल। अब इसमें एक लॉ है, रूल है, राइट? एक हमारे पास है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक हमारे पास है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक हमारे पास है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चारों का, इन तीन का वन वे और द अदर मतलब एक ही है। मैं सिर्फ आपको एक समझाऊंगा, दैट इज अ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर हो गया भाई? क्या बच्चे? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो चले मैं जरा ये समझा देता हूं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, स्किल्स डेवलप करें अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो वेक्टर को पकड़कर सर, वेक्टर्स की वजह से सर पकड़कर बैठे हुए होते हैं, बिकॉज उन्हें वेक्टर्स को डील करना नहीं आता। वेक्टर को डील करने के लिए आपको वो स्किल्स इनकॉर्पोरेट करने होंगे, और वो स्किल्स यही है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं एक 2-3 लेक्चर्स में। आज
परसों वाला कैसे डील करेंगे, ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या है, फलाना फलाना फलाना, डायरेक्शंस वगैरह, ठीक है जी। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में लिख रहा हूं, मेरे साथ लिखते जाए। इफ टू वेक्टर्स, इफ व्हाट, टू वेक्टर्स act on a same point, then on the same point are represented by the two sides of a triangle in same order, in same order, then the resultant simple, then the third side, then the third side of the triangle represents the resultant vector in magnitude and direction in opposite order, in opposite ऑर्डर। अच्छा जी, ये है जी ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा जी, क्या मतलब हुआ इसका, और से देखिएगा, समझाता हूं। इमेजिन कीजिएगा जवानों, लेट अस से ये एक पॉइंट है, क्लियर हो गया भाई, लेट अस से ये एक पॉइंट है, इसके ऊपर एक ये वेक्टर लग रहा है, लेट्स से फोर्स, ठीक है जी। तो ये एक वेक्टर एक्ट कर रहा है, लेट मी कॉल इट ए, क्या ए, और इसी पॉइंट के ऊपर एक और वेक्टर एक्ट कर रहा है, ये नजर आ रहा है, लेट मी कॉल इट क्या बी, क्या बी। ये दो वेक्टर्स इस एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, क्या मेरे बात की समझ आ रही है? और इन दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। अच्छा, इधर से एक और पॉइंट भी क्लियर कर ले। The angle between the two vectors is always taken between their tails. दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल हमेशा लिया जाता है उनके टेल्स के दरमियान। किन दो के दरमियान? किन दो वेक्टर्स के दरमियान? दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल हमेशा लिया जाता है उन दो वेक्टर्स के। हाँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि एक वेक्टर है और एक वेक्टर है, बताइए इन दोनों में कितना एंगल है? समझ में आई बात? What is the angle between them? What is the angle between them? You just need to do what? कि इनका टेल और टेल आपस में क्या लगा दो, मिला दो, और तक हो रही हाँ 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 लाइक दिस। दोनों का आपस में क्या मिला दो? टेल। इसका टेल उठाकर इसके टेल पे रख दो, या इसका टेल उठाकर इसके पे रख दो। सो सिंपल, हमेशा नापा जाता है उनके टेल के दरमियान। मेरी बात की समझ आ रही है? मेरी बात की समझ। अच्छा, एक और सवाल भी आ सकता है इधर कि सर इनके टेल्स के दरमियान तो एंगल ये भी है और ये भी तो है यार, ये भी तो हो सकता है ना। तो आपने दो वेक्टर्स के टेल्स के दरमियान हमेशा वो वाला एंगल लेना है जो उन दो एंगल्स में सबसे छोटा एंगल हो न। पाइए वाली खबर आप बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर दो वेक्टर्स के टेल्स के दरमियान ये 30 डिग्री एंगल है, कितना? तो फिर इधर से एंगल कितना बनेगा? 330, बिकॉज ये टोटल 360 ना। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये टोटल कितना बनेगा? 330। तो अब आपने 330 लेना है या 30 लेना है? 30। सो दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल हमेशा लेना है उनके टेल्स के दरमियान, ये मैं लिखवाऊंगा अभी, और वो भी उन दो एंगल्स में कौन सा? छोटा वाला। समझ में आई बात? ये मैं लिखवा भी दूंगा अभी थोड़ी देर बाद, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है जी। अच्छा जी, सो क्या ये इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल है? बिल्कुल, ये छोटा वाला है ना, बिकॉज बड़ा वाला हमें नहीं लेना। बिकॉज अभी मैं आपको बताऊंगा कि दो वेक्टर्स के टेल्स के दरमियान एंगल 0 से, दो वेक्टर्स के टेल्स के दरमियान एंगल 0 से कम नहीं हो सकता और 180 से ज्यादा नहीं हो सकता। सो दो वेक्टर्स के टेल्स के दरमियान मैक्सिमम एंगल 180, मिनिमम एंगल 0। क्या मेरे बात की समझ आई? क्या मेरे बात की समझ आई? इज दिस क्लियर?
राइटिंग इज क्लियर ना? ठीक है जी, इज इज क्लियर? ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास क्लियर। अब जरा गौर से देखिएगा, डोंट वरी, ये मैं अभी राइटिंग में भी लाऊंगा। रिपीट करो, दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल हमेशा कहां पर लिया जाता है? टेल्स के दरमियान। और वो टेल्स के दरमियान जो दो एंगल्स बनेंगे उनमें से कौन सा होगा? छोटा वाला। क्लियर हो गया, चाहे वो जिस तरह भी बन रहा है। चले जी, अब मैं इन दो वेक्टर्स को ऐड करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? तो ऐड का तो आपको पता है, एक का टेल दूसरे के हेड पर न पड़ेगा। तो सिंपल, इसका टेल उठाकर इसके हेड पे रख दो। तो चले करते हैं जी, कर लेते हैं, हमारा क्या जाता है जी। तो गौर से देखिएगा, ये मेरे पास कौन सा वेक्टर? ए वेक्टर, सॉरी बी वेक्टर। कौन सा? बी वेक्टर। जरा ए वेक्टर का टेल उठाकर हाँ बी वेक्टर के टेल पर लगा दो। क्या मेरे बात की समझ आ रही है? क्लियर हो गया? तो ये मैंने कर दिया जी। क्लियर हो गया? तो ए का टेल उठाकर मैंने ए के सॉरी बी के हेड पे रख दिया। The resultant is always drawn from the tail of the first to the head of the last. मेरी बात की समझ आ रही है? तो सिंपल, फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट। दिस इज द, ये डॉटेड नजर आ रहा है? डॉटेड, ये डॉटेड जो वेक्टर आपको नजर आ रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों का क्या? रिजल्टेंट। क्या मेरे बात की समझ आई? जो कि इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दोनों की कंबाइंड इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक फोर्स लग रहा है, ये एक फोर्स लग रहा है, तो इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा फोर्स का, वो ये होगा। क्या मेरे बात की समझ आ रही है? ये इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है, ये रिजल्टेंट फोर्स है। पता खबर आने में कोई गई, राइट? और वो कैसे? इसका टेल इसके हेड पर, द रिजल्ट इज ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट। सो मुझे एक बात बताइए, क्या ये एक ट्राइंगल है? अच्छा, अब जरा गौर से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं if two vectors act on a point, सही जी, या at a point simultaneously, at a point simultaneously are represented by the two sides of the triangle. If the two vectors act on a point simultaneously are represented by the two sides of the triangle. ये triangle का दो sides है ना, न कोई पता खबर है। और वो भी if two vectors act at a point are represented by the two sides of the triangle in the same order मतलब same magnitude and same direction। ये बात की समझ आ रही है? same in magnitude and in direction, same direction नजर आ रहा है? same direction, same magnitude, same magnitude। क्या मेरे बात की समझ आ रही है? ये भी वाला इधर मैं तो लंबा ड्रॉ किया, तो इधर भी लंबा कर देता हूं, because length of the vector represents the magnitude का ना यार। हाँ, तो याद रखिएगा। Then the third side of the triangle, कौन सा साइड? क्या ये ट्राइंगल का थर्ड साइड है? तो अगर मैं ट्राइंगल का थर्ड साइड ड्रॉ करूं कुछ इस तरह से, नजर आ रहा है? पहला साइड, दूसरा साइड, पहले दो साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो वेक्टर्स जिनको मैं ऐड कर रहा हूं, नजर आ रहा है? अब वो थर्ड साइड जो ट्राइंगल का रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? द रिजल्टेंट वेक्टर इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन, बट इन यानी कि इसके बिल्कुल opposite, because resultant is drawn from the tail of the first to the head of the last। न कोई ये बड़ी खबर है, because वो थर्ड साइड तो ऐसे जाएगा ना, तो वो रिजल्टेंट है वो आपने उस थर्ड साइड के ऑर्डर के बिल्कुल अपोजिट लेना है। इज दिस क्लियर? ये रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? क्लियर हो गया? ये तो हमारे पास एक क्लैरिटी आ गई है। ठीक है जी, अंडरस्टैंड कर गया हमने। ये ए वाला वेक्टर और ये कौन सा वाला वेक्टर? बी वाला वेक्टर। क्लियर हो गया भाई? ठीक है जी। अब इसी के अंदर अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताऊं, क्या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ व्हाट? ऑफ वेक्टर एडिशन, तो वो क्या होगा? तो वो आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो वो यही है यार कि अब अगर मैं आपसे कहूं, यहां पर मैंने क्या किया? क्या मैंने ए का टेल बी के हेड पे लगाया? ऐसा मैंने किया ना। अब अगर मैं उल्टा कर दूं जवानों, अगर मैं बी का टेल उठाकर ए के हेड पे लगा दूं, न पोएगा ये? अगर मैं बी का टेल उठाकर ए के हेड पे लगा दूं, तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इधर से ए ड्रॉ करूं, ये ए है ना, तो अगर मैं इधर से ए ड्रॉ करूं, न पोएगा? मुझे खबर आ, ये ए है कि नहीं? हाँ,
और अब की बार में बी का टेल उठाकर ए के हेड पे, तो बी का टेल उठाकर ए के हेड पे रख दो, तो क्या ये इस तरह नहीं हो जाएगा? हो गया कि नहीं? हुआ कि नहीं? एंड द रिजल्टेंट इज अगेन ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द रिजल्टेंट, तो वही आया ना यार। क्या ये एक पैरेललोग्राम नहीं बना? इट इज अ पैरेललोग्राम। दिस इज अ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि अगर दो वेक्टर्स जो एक्ट कर रहे हैं एट द सेम पॉइंट, इफ दे रिप्रेजेंट द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, नजर आ रहा है? इफ द टू वेक्टर्स एक्टिंग एट द सेम पॉइंट न पोएगे परी खबर रिप्रेजेंट्स द टू adjacent sides, parallelogram तो ये है ना, the two adjacent sides of the parallelogram, then the resultant is represented by the diagonal of the parallelogram. ये diagonal है ना, ये diagonal है, देखना ये parallelogram है. So if the two vectors acting at the same point simultaneously represent the two adjacent sides of the parallelogram, then the resultant is represented by the diagonal of the parallelogram. ये diagonal कहलाता है. तो दोनों बात एक ही कर रहे हैं, मुख्तलिफ सेंस में कर रहे हैं. न पोगे पदे खबर चाहिए लिखने की जरूरत है, ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन बेसिक है, आपको समझाना है. क्लियर हो गया भाई? क्लियर हो गया? इधर से एक और बात क्लियर हो गई, इधर से एक और बात क्लियर हो गई, राइट? और वो क्या? चाहे मैं a प्लस बी करूं या b प्लस a करूं, रिजल्टेंट पे रत्ती बराबर फर्क नहीं आता. सो वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, जो कल लिख पाया था. कोई फर्क नहीं आ रहा. क्लियर हो गया? सो इट ऑल्सो प्रूव्स दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव. वेक्टर एडिशन is commutative, और commutative का मतलब है कि ऑर्डर को बदलने से रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता. इसका मतलब है जवानों, चाहे मैं b को a के साथ ऐड करूं या फिर b के साथ a को ऐड कर लूं, हाँ, चाहे मैं b का टेल a के हेड पे रखूं या a का टेल b के हेड पे रखूं, रिजल्टेंट एकदम बिल्कुल सेम आएगा. दोनों का रिजल्टेंट सेम आ रहा है. क्लियर हो गया भाई? सो डजंट मैटर जिसका टेल जिसके हेड पे रखते हो, रिजल्टेंट पे रखती बराबर कोई फर्क नहीं आएगा. सो मैं दरमियान में दो चीजें कर दी. ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, the two vectors acting on the same point, if they represent the two sides of the triangle, then the third side will represent the resultant but in opposite order, because वो third side इस तरह जाएगा ना, a b b a, और तो वो opposite करना पड़ेगा. या अगर पैरेललोग्राम में करना चाहते हो तो if the two vectors, नजर आ रहा है, represent the two adjacent sides of the parallelogram, नजर आ रहा है, then the resultant will be shown by the diagonal of that parallelogram. क्लियर हो गया भाई? ठीक है जी, सिंपल. अच्छा, ये तो हमने क्लियर कर दिया. अब एक और जो है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, एक पॉलीगॉन. पॉलीगॉन का मतलब बहुत ज्यादा वेक्टर्स. अब मैं थोड़ा सा आप लोगों का ईमान जुआनानो थोड़ा सा आप लोगों का ईमान पुख्ता करना पड़ेगा. किसके ऊपर? कम्यूटेटिव के ऊपर. सर ये तो आपने दो वेक्टर्स के लिए कर लिया, अगर ज्यादा वेक्टर हो गए तो फिर क्या करेंगे? ददबागा प्लारम फॉलो की. देखो इलाजुएद है, समझ में आई बात? और तक हो रही. चले तो सब प्रैक्टिस करते हैं. क्या करते हैं? फरेक्टस करते हैं थोड़ी सी. तो फरेक्टस हम कुछ ऐसे करेंगे जवानों कि भाई अगर मैं आपसे कहूं जा रहे, हाँ जिंदा तो हो रहा, तो ये मेरे पास तेरा वेक्टर डी, मुख्तलिफ वेक्टर्स हैं, मैं तो इनको ऐड करो. क्या करो? ऐड. अब आप जिस ऑर्डर में ऐड करोगे, हाँ, रिजल्टेंट सेम आएगा. चाहे मैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी करूं, या चाहे मैं b प्लस सी प्लस बी प्लस ए करूं, या चाहे मैं b प्लस ए प्लस डी प्लस सी करूं, या चाहे मैं c प्लस ए प्लस डी प्लस, आई डू नॉट केयर. समझ आई बात? एक मैं करवाने वाला हूं और दो मैं आपसे पूछूंगा कि बताएं किस ऑर्डर में करूं, ताकि आपका ईमान पुख्ता हो जाए. रिजल्टेंट पे रत्ती बराबर फर्क नहीं आएगा, ना मैग्नीट्यूड में और ना डायरेक्शन में. प्रैक्टिस है ना, वो हो रही. पहला वाला मैं सारा करने वाला हूं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, वो तक हो रही. तो जवानों, ये मेरे पास रहा क्या? a रहा, b का टेल उठाकर a के हेड में रख दो. ये मेरे पास क्या रहा?
बी रहा रहा, ये मेरे पास क्या रहा, सी रहा, ये मेरे पास क्या रहा, डी रहा। द रिजल्टेंट इज ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द, दिस इज द रिजल्टेंट। गॉट इट? ये मैंने कर दिया ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब आप लोग मुझे कोई भी खुद से एक ऑर्डर बता दो जो आप कहते हो कि यार इससे तो मुख्तलिफ आएगा, लेकिन टू योर सरप्राइज उससे भी बिल्कुल वही आएगा। वाह है जी, जितना उल्टा पुल्टा करके कह सकते हो बताओ। ये तो बहुत सिंपल है कर तो मिल गई, तो बहुत, चलो 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 पता हो रही, क्या कर दूं बोलो? अच्छा, सी प्लस प्लस ए प्लस बी प्लस डी, वैसे तक है ना? अच्छा, और तक पहला सी को देखो, ये सी है ना, सी है ना, और तक हो रही, दिस इज अ सी, इधर कर देता हूं चले, दिस इज अ सी, वैसे तक है ना? फिर दूसरा कौन है? ए। अब ए ड्रॉ करो, तो दिस इज अ ए है, ये है, दिस इज अ ए। हाँ, फिर उसके बाद कौन है? बी, दिस इज अ बी। क्लियर हो रहा है? दिस इज अ बी। और फिर कौन है? दिस इज अ डी। न पढ़ेगा पर लिखा वाला। द रिजल्टेंट इज ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट। व्हाट गो रही, क्या मेरे बात की समझ आई? बताइए इस रिजल्ट और इस रिजल्ट में क्या फर्क है? वो यार मेरी ड्राइंग में कुछ ना कुछ शायद फुटो को नोर पसीना का रास्ते का ना, बिल्कुल मेरे बात की समझ आ रही है? सेम लेंथ सेम डायरेक्शन, मेरी बात की समझ आ रही है? क्लियर हो गया? हाँ, थोड़ा बहुत शायद आपको लेंथ में फर्क आए, वो तो इसलिए बिकॉज मैं बाय हैंड कर रहा हूँ यार, फुटो को नोर पसीना का रास्ते का ना, चाहे बाय को इंच सेंटीमीटर ना, आपको बिल्कुल सेम लेंथ वगैरह वगैरह, पर ये खबर है आपको भाई। क्लियर हो गया? किसी भी ऑर्डर में इसको करो ना, रिजल्टेंट में फर्क नहीं पड़ने वाला। एक और कर दूं या ईमान पुख्ता हो गया है? हो गया जी, हो गया, ठीक है जी। चले तो ये फिर मिटा देते हैं, बिकॉज ये सिर्फ आप लोगों को विजुलाइज करवाना था। तस्वीर लेना चाहते हो तो ले लो, या फिर वैसे भी उसमें होगा ना, देख लोगे। अच्छा चल जल्दी करो, शाबाश 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 शाबाश। शाबाश, स्ट्रीमिंग को देखा करो, जहां पर मसला हो तो मुझे बताओ, ठीक है? अब अगर मैं आपसे कहूं, अच्छा ये मिटा देता हूं बिकॉज ताकि मेरे पास थोड़ा सा है ना, मेरे पास थोड़ा सा स्पेस बच जाए। वैसे भी आपको पॉइंट क्लियर करवाना तो हो गया है, ठीक है? अच्छा, अब ये तो क्लियर हो गया। अब पीछे हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करनी है, हमने एक जनरल फार्मूला डिराइव करना है। क्या करना है? हमने एक जनरल फार्मूला डिराइव करना है फॉर द तो ऐड करने से जो रिजल्टेंट आएगा तो वो मैं मालूम कर सकूं। चाहे मैं इतने एंगल पर रखूं तो ऐड करने से जो रिजल्टेंट आएगा तो वो रिजल्टेंट भी मैं मालूम कर सकूं। चाहे वो मैं ऐसे रखूं, यानी कि दो वेक्टर्स के टेल्स के दरमियान जो भी एंगल हुआ, मेरी बात की समझ आ रही है, मैं उनको ऐड करके रिजल्टेंट को मालूम कर सकूं। मुझे एक जनरल फार्मूला चाहिए, किस चीज के लिए? रिजल्टेंट के लिए। किस चीज के लिए? हाँ, वो जनरल फार्मूला इस चैप्टर में बहुत अहम किरदार अदा करेगा, और वो मैं चाहता हूं कि वो मैं अभी करवा दूं। क्लियर हो गया भाई? दो वेक्टर्स के लिए एडिशन के, चाहे वो जिस भी एंगल पर हो आपस में, समझ भाई बात, आप उन ऐड करके उसका रिजल्टेंट ला सकते हो उस जनरल फार्मूले से। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अच्छा, अब वो कैसे करेंगे जी? ठीक हो गया भाई? वो कुछ ऐसे करेंगे, ठीक है जी, जरा गौर से देखिएगा। सिंपल, हाँ, इसको जरा मैं रीड्रॉ कर लेता हूं ताकि आसानी हो। सही जी, क्या कर लेता हूं? रीड्रॉ। ये मेरे पास रहा एक पॉइंट। क्लियर हो गया? राइट, इधर से चला था ना, अब मैं इन लोगों को ऐड करना चाह रहा हूं, तो सिंपल, ए का टेल उठाकर बी के हेड पे लग दो। क्या कर दो? ए का टेल उठाकर बी के, ये ए है, इज दिस ए? सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज बी, सॉरी फॉर दैट, दिस इज बी। अच्छा जी,
अच्छा, अब यहां पर ए कटिए जरा बी के हेड पे रख दो, क्या कर दो, बी के हेड पे रख दो। अच्छा, तो बी के हेड पे मैंने रख दिया, ऐसा है, ये ए है, क्या है भाई, ये ए है, राइट। अच्छा, एंड दिस हैपेंस टू बी द रिजल्ट, हुआ। हाँ, अब बच्चे याद रखिएगा, हमारे पास एक टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। क्लियर हो गया भाई, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, वो हम पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे। फिलहाल मैं जरा एज्यूम करके चल रहा हूं, ठीक है जी। और वो ऐसे कि अगर आपके पास एक वेक्टर है ए, क्या भाई, ए, राइट, और एंगल यहां पर बन रहा है, अधिक खबर में कोई गए, राइट, तो बच्चे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। क्लियर हो गया। तो अगर मैं इस ए को देखूं, नजर आ रहा है, हाँ, तो इधर से जरा इसका ये ड्रॉ करो, तो ये उसका एक कंपोनेंट हुआ, ये उसका दूसरा कंपोनेंट हुआ, हुआ कि नहीं। ए के दो हिस्से हैं, एक का एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा, ये उसका एक्स वाला हिस्सा, ये उसका वाई वाला हिस्सा। जहां पर एंगल बनता है उसे हम कहते हैं ए कॉस थीटा, और जहां पर एंगल का अपोजिट साइड हो उसे हम कहते हैं ए साइन थीटा, वेयर थीटा इज दिस। क्या इसकी समझ आई बच्चे? अच्छा, ये कैसे आया, ये ऐसे आया, और तब हो रही, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? अच्छा, अगर मैं cos थीटा अप्लाई करूं, क्या cos थीटा, तो बच्चे याद रखिएगा 90 का अपोजिट साइड कहलाता है क्या, हाइपोटेन्यूज। एंगल जहां पर बनता है उसे कहते हैं बेस, और एंगल का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर। cos थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। दस दो का ना, दस दो का ना। अच्छा, ये साइड बेस है ना, ये साइड बेस है ना, क्लियर हो गया भाई। अच्छा, हाइपोटेन्यूज का किरदार कौन निभा रहा है, ए, तो हाइपोटेन्यूज की जगह क्या लिख दूंगा, ए, ये इधर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए cos थीटा इज इक्वल टू बेस बना कि नहीं, तो ये बेस आपका कहला रहा है ए cos थीटा। अब क्लियर हुआ, अब क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, रट लो फिलहाल, ये पढ़ेंगे। आगे एक टॉपिक आ रहा है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, आगे एक टॉपिक आ रहा है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, उसमें मैं फिर से पढ़ाऊंगा, फिलहाल रट लो। cos थीटा किसके बराबर है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। हाँ, अब बेस अपनी जगह पर, हाइपोटेन्यूज की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए, हाइपोटेन्यूज की जगह मैंने क्या लिख दिया, सो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। जैसे ना, हाइपोटेन्यूज की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए, ओरिजिनल वेक्टर, सही। ए को इधर तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ए cos थीटा, तो उधर बेस रह गया ना, तो ये जो बेस आपको नजर आ रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए cos थीटा को। समझ भाई बात। सिमिलरली जरा sin थीटा अप्लाई कर दो, क्या अप्लाई कर दो, sin थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के। अब परपेंडिकुलर तो ये है, और अगेन हाइपोटेन्यूज का किरदार कौन निभा रहा है, ए, तो परपेंडिकुलर बाय ए, ये ए जरा इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ए sin थीटा इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर। तो ये जो परपेंडिकुलर आपको नजर आ रहा है, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा, ए sin थीटा। तो इन शॉर्ट, अगर एक वेक्टर ऐसा है, हेलो, तो ये उसका एक कंपोनेंट और ये उसका दूसरा कंपोनेंट। अगर एंगल इधर बन रहा है तो ये cos थीटा वाला कंपोनेंट और ये sin थीटा वाला कंपोनेंट। क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अगर ये एक वेक्टर है, बोले हाँ, क्लियर हो गया, और एंगल में इधर कंसीडर करूं, तो फिर ये cos थीटा और ये sin थीटा, because the vector ಚಿಕ್ಕಮ್ಮೆ ದ ಯೋ ಹಿಸ್ಸಾ ಪದೆ y ಕೆದ ಯೋ ಹಿಸ್ಸಾ ಪದೆ x ಕೆದ ದ x वाला ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದ a cos थीटा दा द y वाला चिकमा दा a sin थीटा दा। पता खबर कोई कोई क्लियर हो गया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, ये a है, नजर आ रहा है, तो क्या ये a cos थीटा है, और क्या ये a sin थीटा है? और बच्चे याद रखिएगा, ये जो एंगल है ये वही एंगल है जो a और b के टेल्स के दरमियान में है। Ano po yung o may daw का ना खरी, ये वेक्टर जब इधर भी आ जाएगा ना पोएगा, तो इधर जो एंगल बनेगा वो वही है जो वो है। वो मेरी बात की समझ आ रही है, ना पोएगा मुझे खबर है। हाँ, और तक हो रही क्या, ये ए का cos थीटा हुआ यहां से लाकर का, यहां से आता ए का sin थीटा हुआ। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, जरा ट्राइंगल को देखिए, ट्राइंगल ए, या चले मैं इसको कह देता हूं, चल ए नहीं लिखता, क्यू आर एस एंड टी न पड़ेगा पदे खबरा। लेट मी यूज डिफरेंट मार्कर ताकि आप लोगों को विजुअलाइज करने में आसानी हो। क्यू ये वाला पॉइंट आर, ये वाला पॉइंट एस, और ये वाला पॉइंट टी। पता खबर हमारे में कोई है, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताइए,
ये QTS ये एक ट्राइंगल है, QTS, हाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, देखिए ना, एक तो ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, मैं इसकी बात कर रहा हूं ओवरऑल QTS। और ये कह रहा कौन सा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, आयशा बसे, क्लियर हो गया, बिल्कुल जी क्लियर हो गया। अब मुझे एक बात बताइएगा ज़वानो, अगर मैं इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूं तो ये पूरा का पूरा जो QS वाला साइड है ये बिहेव करेगा एज अ बेस, न पाएगा, ये वाला साइड बिहेव करेगा एज अ, और ये वाला साइड बिहेव करेगा एज अ हाइपोटेन्यूज। आयशा बसे, क्लियर हो गया, नो पाइथागोरस, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम फ्रॉम पाइथागोरस जानी, फ्रॉम व्हाट, पाइथागोरस जानी, सो पाइथागोरस जानी, राइट, हम इजीली लिख सकते हैं कि सिंपल, ज़वानो बोले QT का स्क्वायर इज इक्वल टू, बोले QA स्क्वायर ST स्क्वायर, दस दो का ना, बिल्कुल जी दस दो। अच्छा QT किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, R को, तो R का स्क्वायर न पोएगा ही, न पोएगा ही, तो R का स्क्वायर बोले QS, तो मैं लिख सकता हूं कि QS इज एक्चुअली इक्वल टू B प्लस A cos थीटा, तो B प्लस A cos थीटा और द पास ऑफ ओवरऑल स्क्वायर, इज दिस क्लियर, इज दिस स्क्वायर, यहां पर प्लस, अच्छा ये तो मिटा सकता हूं ना आपको, ये तो वैसे भी हमने पढ़ना है आगे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को ऑफिशियली हमने पढ़ना है, लेकिन इतना तो रख सकते हो ना कि ये एक वेक्टर है तो ये उसका x कंपोनेंट ये y, जहां पर एंगल बनता है वो एक cos थीटा और एंगल के अपोजिट वाला एक sin थीटा, सिंपल, क्लियर हो गया भाई, ठीक है जी। नो व्हाट हो रहा है, b प्लस a cos थीटा और होल का स्क्वायर QS। अच्छा अब ST ये किसके बराबर है, a sin थीटा, तो ये a sin थीटा और द पास ऑफ a स्क्वायर, क्लियर हो गया, नो पाइथागोरस, R स्क्वायर जवानो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, द b स्क्वायर होगा ना, एंड प्लस 2a एंड b, न कोई ये खबर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर हो गया, और प्लस यहां पर क्या बना, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इज दिस क्लियर। अच्छा इन दोनों को जरा साथ में लिख दो, नजर आ रहा है, अब तो जरा इन दोनों को साथ में लिख दो, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट, बी स्क्वायर, राइट, या चले, हाँ चले लिख देता हूं, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको जरा इधर लिख दो, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो गया, हाँ एक मिनट, हाँ क्या बचे, ए स्क्वायर, क्लियर हो गया भाई, ठीक है जी, एंड प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, 2b cos ऑफ थीटा या 2ab की बात है ना, मल्टीप्लिकेशन के देखना यार। अच्छा बताइए इसमें से किस चीज को कॉमन लूं, ए स्क्वायर को, तो आर स्क्वायर इतना टाइम क्यों लगा भाई, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2ab cos ऑफ थीटा, ये फार्मूला किसी चीज की याद दिलाता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ओके मैट्रिक फॉर्म में पढ़ा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, न पाएगा पढ़िए खबर है, तो मैट्रिक का फार्मूला है भाई, न पाएगा, क्लियर हुआ, नो दिस होल खामार ये ब्रैकेट के अंदर इज एक्चुअली इक्वल टू 1, तो बस 1 हो गया ना, 1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर इज a स्क्वायर, नो मतलब दैट इज 1 नो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, पहले लिख देता हूं बिकॉज 1 हो गया ना, 1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर इज ए स्क्वायर, नो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लो ताकि इधर से स्क्वायर कट जाए, तो रह जाएगा क्या, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
plus 2ab cos of theta, और the पास आप स्क्वायर रूट। क्या मेरे बात की समझ आ रही है? ये एक ऐसा फार्मूला है, समझ में आई बात, कि दो वेक्टर्स ए एंड बी चाहे आपस में किसी भी एंगल पर हो, दिस इज द एंगल थीटा, और ये वही एंगल है जो कि दो वेक्टर्स के टेल्स के दरमियान में है न, ये पदे खबर है। सो ये वो फार्मूला है जो कि दो वेक्टर्स ए एंड बी आपस में जिस भी एंगल पर हो, आप इजीली उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हो। मेरी बात की समझ आ रही है? ये रट लें। अच्छा, ये डेरिवेशन कोई आपसे पूछेगा नहीं। अगेन एज आई सेड, आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, न कोई पता खबर है। क्या मेरी बात की समझ आ रही है? ये एक ऐसा फार्मूला है कि दो वेक्टर्स आपस में जिस भी एंगल पर हो, ये फार्मूला काम करेगा, ये आपको रिजल्ट देगा। मेरी बात की समझ आई? यहां पर बाकायदा लिख दें, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, राइट? टू वेक्टर्स कैन बी यूज, right, when two vectors to be added, when two vectors to be use when two vectors are at any angle, Saji, and you wish to find what? To find the रिजल्टेंट का क्या? मैग्नीट्यूड। आर का मैग्नीट्यूड है ना, डायरेक्शन तो आपको आर की इससे नहीं मिलेगी ना, डायरेक्शन के लिए हम बात करेंगे किसी और लेक्चर में। मेरे बात की समझ आ रही है? मेरे बात की समझ आ रही है? मेरे बात की समझ आ रही है? इज दिस क्लियर? अब इस फार्मूले की सिग्निफिकेंस बताता हूं, और ये फार्मूले इंपॉर्टेंस तक हो रही, सही जी? और लिख लेना साइड में, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड, और दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल हमेशा नापा जाता है उनके टेल्स के दरमियान। मिटा दूं? ठीक है जी। अब मैं जरा इस फार्मूले की आपको सिग्निफिकेंस बताता हूं। इस फार्मूले की सिग्निफिकेंस को अभी आप देख लोगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और कितने इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये आपको उल्टी करके देता है। नोर हो जाएगा ना, क्या ना पोएगा Vos bapoe shaykha, oso tagore. ओके, बहुत से देखिएगा जी, बच्चे बोलो। संजय ओके, संजय वाया था यो वेक्टर दास है। हाँ वाया बल दास देखा हो बच्चे वेक्टर को यो पॉइंट माने एक्ट कई करना, लाइक फॉर एग्जांपल दास है दा यो बॉडी दा, और से देखिएगा बच्चे ये एक बॉक्स है, क्या है भाई? एक बॉक्स है। हाँ, अब फोर्सेस वेक्टर्स है ना, फोर्स ले लो लेटर से, तो फोर्स तो इस बॉडी पे लगेगा ना। अब बताओ एक फोर्स कैसे लगाऊं? इस तरह चले, एक फोर्स मैंने लगा दिया इस बॉडी पे ऐसे, F1 जी, बिल्कुल दासे। हाँ दासे, हाँ भैया This is the formula that is only applicable to two vectors. That is another topic, that is a addition of a vector by a rectangular component method. There are only two vectors. This is the formula that I have derived only for two vectors. If there are more than two vectors, you need to switch to the approach called addition of a vector by a rectangular component method. Clear हो गया भाई? वो हम बाकायदा टॉपिक है, दे मुझे जरा बुक, बाकायदा का आपका टॉपिक है। हेलो, दे मुझे, आपका बाकायदा एक टॉपिक है, और वो ये है, पेज नंबर किसके ऊपर है? सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूं, पेज नंबर है आपकी दुआओं से, हाँ 47। फिर आपको पता चल जाएगा कि अत्याल का वेक्टर ही नहीं ना, ते पदे का पदे मेथड
आराम से ऐड को लेशे पर ये खबर पूछ हुई दिस इज ओनली व्हेन यू हैव टू वेक्टर्स at any angle with each other and you wish to add them you can easily find out the resultant मेरे बात हाँ no zero cos of zero is 1 क्यों नहीं वो तो गोरे उस zero angle का मतलब कौन सा वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स और तो गोरा ही कहना यार उसम पोयोम और तो गोरा ही ओम्बे तो गोरा कहीं ओम्बे तो गोरा दाएगा ना उसे तो गोरा मेरे पास एक बॉक्स है और तो गोरा ही जाना नो केस नंबर 1 केस नंबर इज 1 हाँ 1 का मतलब पैरेलल वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स का मतलब क्या कि दो ऐसे वेक्टर्स जिनके टेल्स के दरमियान एंगल 0 यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पैरेलल वेक्टर्स का मतलब ये होता है ठीक है जी नो तो गो रही लेट अस से जोना नो मासरदायो बॉक्स थे क्लियर हो गया भाई हाँ इसके ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया ए फोर्स कौन सा फोर्स ए फोर्स और मैंने एक और फोर्स लगाया कौन सा फोर्स बी फोर्स क्या ये दोनों पैरेलल फोर्सेस हैं वेक्टर्स यानी डिस्प्लेसमेंट भी हो सकते हैं ये ए बी वेक्टर्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स भी हो सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर्स भी हो सकते हैं एक्सेलरेशन वेक्टर्स भी हो सकते हैं फोर्स वेक्टर्स भी हो सकते हैं ओवरऑल जनरली वेक्टर्स हैं पर देखो रपोश भाई तो दोनों के टेल्स के दरमियान कितने हैं 0 का ना मैं फार्मूला उच्च तक है और तक हो रही है रिजल्टेंट जोरानो a स्क्वायर बोले b स्क्वायर प्लस 2ab एंड cos कितना डिग्री 0 डिग्री cos ऑफ कितना डिग्री 0 डिग्री और तक हो रही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 इज 1 cos of 0 is 1 का ना यार न कोई पर खबर आ तो सिर्फ ये रह गया अब मुझे एक बात बताइए जवानो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर हुआ दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर और द पास डिवीजन है स्क्वायर रूट न पाएगा ये स्क्वायर रूट के साथ क्या तो रिजल्टेंट आपके पास आया किसके सिंपल a प्लस b तो आपको पता लग गया कि जब पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो ये वाहिद ऐसा केस है कि जिसमें आपने सिर्फ उन दोनों के मैग्नीट्यूड को एज इट इज क्या करना है ऐड कर देना है यानी कि अगर ये 4 है ना न पाएगा अगर इसका मैग्नीट्यूड कितना है 4 मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 तो सिंपल 4 जमा 3 इज तो यहां पर आ जाएगा कितना 7 क्या आ जाएगा 7 जो भी है अगर फोर्स है तो न्यूटन वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर पर ये खबर आप होएगा वो पर यूनिट अपने हिसाब से लगा देना पर ये खबर आप होएगा क्लियर हो गया अब जरा गौर से देखिएगा एंटी पैरेलल वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स हाँ कौन से वेक्टर्स एंटी पैरेलल वेक्टर्स एक एक चीज आपको रखवा रहा हूं अब अगर मैं कहूं कि नहीं एंटी पैरेलल वेक्टर्स कौन सा वेक्टर्स हाँ एंटी पैरेलल केस नंबर इज केस नंबर इज 2 सो एंटी पैरेलल वेक्टर्स एंटी पैरेलल अच्छा एंटी पैरेलल वेक्टर्स का मतलब क्या होता है जब दो वेक्टर्स के टेल्स के दरमियान एंगल 180 हो और ये मैक्सिमम पॉसिबल एंगल है दो वेक्टर्स के दरमियान 180 से ज्यादा एंगल नहीं सकता मेरे बात की समझ आई मुझे याद दिला देना वो पॉइंट्स मैंने लिखवाने हैं क्लियर हो गया भाई ठीक है जी अच्छा अब फॉर एग्जांपल यही बॉक्स है ज्वारानो यही बॉक्स है क्लियर हो गया राइट एक वेक्टर लग रहा है इसके ऊपर इस तरफ a राइट और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है कितना 4 और दूसरा वेक्टर इसी बॉक्स के ऊपर लग रहा है ऐसे न पोएगा दैट इज b और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 3 मैग्नीट्यूड का कितना है 3 मैग्नीट्यूड है ना मॉडुलस क्लियर हो गया भाई ठीक है जी अब बताइए दो वेक्टर्स के टेल्स के दरमियान कितना एंगल है 180 टेल्स के दरमियान कितना एंगल 0 30 45 60 90 टेल्स 120 130 150 171 इससे ज्यादा एंगल दो वेक्टर्स के टेल्स के दरमियान बिकॉज इधर से भी देखता हूं सॉरी फॉर दैट बिकॉज इधर से देखता हूं तो भी 180 इधर से देखता हूं तो भी 180 मेरे बात की समझ आ रही है क्लियर हो गया आपको कि सर अगर मजीद लेकर चले जाए ये 270 नहीं हो गया एज आई सेड दो वेक्टर्स के टेल्स के दरमियान एंगल आपने वो वाला लेना है जो छोटा हो आपने ये वाला लेना है न कि ये वाला न तो ये पहले खबर आ हो गया अच्छा तो यहां पर एंगल कितना मानो
180 उरलेली जनरल फॉर्म्युले तर जरूरी का ना रिजल्टेंट इज इक्वल टू बोल a square plus b square plus 2ab and cos of कितना आयशा बस है cos of 180 is -1 cos of 180 is सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये -1 और ये +1 है मेरे प्यारे कुलकुला खाना वो टेबल मैंने आपको लिखवाया था कि नहीं फिर से भी लिखवा दूंगा रख लेना क्लियर हो गया भाई ठीक है जी cos of 180 is -1 नॉट हो रही बोले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस प्लस इसकी जगह तो -1 आ गया ना माइनस प्लस माइनस 2ab और the pass up a square root no r is equal to a square plus b square minus 2ab is a minus b का whole square और the pass up a square root और square root तो रिजल्टेंट बराबर आया a minus b के is this clear ये एक ऐसा केस है कि आपने दोनों के रिजल्ट मैग्नीट्यूड को क्या करना है सिंपल सबट्रैक्ट कर देना है लेकिन कब जब दोनों एंटी पैरेलल बस इधर को उस इधर तक 90 को वापस इधर तक 90 तो अब अगर मैं आपसे कहूं जवानों केस नंबर 3 क्या बचे केस नंबर 3 राइट परपेंडिकुलर वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स हाँ अब मेरे पास की बॉक्स है जवानों ये मेरे पास क्या है भाई बॉक्स ठीक है जी क्लियर हो गया इसके ऊपर एक वेक्टर लग रहा है कौन सा वाला 4 वाला और एक लग रहा है जी कितना वाला 3 वाला क्लियर हो गया भाई कितने एंगल है दोनों के दरमियान 9 तो कौन सा वेक्टर हुआ केस नंबर इस कौन सा वाला कौन सा परपेंडिकुलर वेक्टर्स परपेंडिकुलर वेक्टर्स यानी कि एंगल दोनों के दरमियान कितना 90 डिग्री फॉर्मूला उठाओ बोलो जी r इज इक्वल टू अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos of 90 डिग्री cos of 90 0 cos of 90 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग ये पूरा का पूरा टर्म हर्क हो गया ना पड़ेगा सिर्फ क्या बचा बोले तो r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और होल का ये आपके पास रिजल्टेंट का फार्मूला है जब आपके पास दो वेक्टर्स कितने एंगल पर हो 90 डिग्री पर हो इट मेक सेंस कैन यू बताओ वेक्टर भी रवाना होना ए पढ़े के रवाना हेलो जमाना नो वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है एक वेक्टर का टेल दूसरे के हेड पर करना तो बी वाला और द ए पर हेड किया दवा दैट्स इट ना द रिजल्टेंट इज ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट ये रिजल्टेंट हुआ कि नहीं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर राइट एंगल ट्रायंगल देखा ना ये एक एंगल 90 है कि नहीं तो r का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लो तो क्या बन जाएगा r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल का बेहतर वो तो ना न कोई बड़ी खबर कहने का मकसद ये है कि दिस इज अ जनरल फार्मूला द दो वेक्टरों पर टेल्स तर मंजाचे सगळं एंगली अगर एंगल खाली पुटकवा ये बताता रिजल्ट अंडर कई वोने शिकिए दे बिल्कुल के देशी उसमाया जब 10 से 3 न्यूटन फोर्स लगो और उम्पाही बॉडी वाले 10 से 3 न्यूटन फोर्स लगो न पहले बजे खबर है राइट कॉज ऑफ 180 दा करे वो तो करना नो ची ए ओ बी मैग्नीट्यूड के बराबर भी दो 3 1 से 3 0 नल वेक्टर जीरो वेक्टर को हम नल वेक्टर कहते हैं समझाऊंगा अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0 एंड हैज आर्बिट्रेरी डायरेक्शन समझाऊंगा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स का एक लेक्चर आने वाला है पर ये खबर आने में कोई शोय इज इज क्लियर क्या समझाना चाह रहा हूं क्या है ये लेक्चर की स्पेशलिटी एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स दैट आर एट एनी एंगल विद ईच अदर दिस इज द फॉर्मूला न पढ़ेंगे पर ये खबर कोई एमसीक्यू कोई न्यूमेरिकल आपके सामने आए
और उनमें आपको दो वेक्टर्स की एडिशन का कहा गया हो, समझ में आई बात, और वो दो वेक्टर्स आई डू नॉट केयर जिस भी एंगल पर हो, दिस इज योर गो टू फॉर्मूला। आपको सिर्फ वो एंगल देना चाहिए और रिजल्टेंट निकलेगा। मेरे बात की समझ आ रही है? अब पॉइंट हुआ, मुझे आपके 5-10 मिनट चाहिए, आप 5 मिनट चाहिए मुझे आपके, यहां तक हुआ। पॉइंट क्या है मुझे एक बात बताइए। हेलो हेलो, a प्लस बी 7, 4 मनफी, याद ये तो 4 था ना, इधर ओरिजिनली तो 4 था ना, 4 मनफी 3 1, रिजल्टेंट कितना आया 1। पुट करो, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 जमा 9 25 का स्क्वायर रूट 5, तो यहां पर रिजल्टेंट क्या आया 5। हाँ, रिजल्टेंट कभी 7, कभी 1, कभी 5। ये तो मैंने कल भी बताया था ना, क्लियर हो गया? अच्छा, अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, क्या ये ए और बी वेक्टर्स हैं? लेकिन जब 0 डिग्री पर है तो रिजल्टेंट की एक वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है 7। लेकिन जब मैंने दोनों के दरमियान एंगल बनाकर बढ़ाकर, कितना एंगल है बोले 0, तो रिजल्टेंट कितना? हाँ, जब मैंने दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल बढ़ाकर 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 कितना कर दिया, तो फिर रिजल्टेंट कितना हो गया 5। वक्त होगा कम हो गया रिजल्टेंट के ज्यादा, कम, 7 से कम होके 5 हो गया, कंबाइंड इफेक्ट 7 से कम होके 5। दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल मैंने मजीद बढ़ाया 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 बढ़ाया, कितना, तो फिर रिजल्टेंट कम होते होते कितना हो गया 1। कहने का मकसद ये है कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो आपको मैक्सिमम रिजल्टेंट मिलेगा। हाँ? और जब दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल बढ़ते 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 कितना हो जाए, तो आपको मिनिमम रिजल्टेंट मिलेगा। इज दिस क्लियर? इसका मतलब है कि रिजल्टेंट का एक खास रेंज है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता इन दो वेक्टर्स का, और इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट इससे कम नहीं हो सकता। दरमियान में कोई भी वैल्यू पॉसिबल है और अलाउड है, डिपेंड करता है दोनों के दरमियान एंगल पर। न कोई पदे खबर है क्या, मेरे बात की समझ आई? सो दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो जब 0 हो तो द रिजल्टेंट इज मैक्सिमम, उससे ज्यादा रिजल्टेंट आपको नहीं मिलेगा। और उन दो वेक्टर्स के दरमियान अगर एंगल 180 हो, द रिजल्टेंट विल बी मिनिमम, उससे कम रिजल्टेंट आपको नहीं मिल सकता। क्या मेरे बात की समझ आई? तो अगर मैं रेंज ऑफ द रिजल्टेंट डिस्कस करूं, क्या डिस्कस करूं? हाँ, तो रेंज को अगर मैं डिस्कस करूंगा, ऐसा से, तो जब मैं रेंज ऑफ द रिजल्टेंट फ्रॉम द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, हेलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स राइट वाला वही, हाँ क्या बचे, क्या मतलब एवरेज? एवरेज का मतलब क्या है? जी बिल्कुल, याद साथ ही दो वेक्टर terminal एंगल 0 भी रिजल्टेंट बताता मैक्सिमम करके, और 180 भी नो मिनिमम, नो दरमियान के 90 ऊपर 5 द मैक्सिमम और द मिनिमम terminal देखे ना, देना ज्यादा नशी के रिजल्टेंट और देना कम नशी के दे, याद साथ ही बस आर वैल्यू अलाउड और पॉसिबल दा, क्लियर दा। सो उस द ए और बी के वेक्टर दे द रिजल्टेंट सब ज्यादा नशी के दे और वन कम नशी के दे, बस क्या है वैल्यू पॉसिबल दा डिपेंडिंग अपॉन द एंगल का ना। और ये खबर बारे में कोई शोई नो सिंपल पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, हेलो, द एंगल between two vectors, जरा लो, is always taken between their tails, taken between their what tails, और वो भी कौन सा वाला, स्मॉलर वन, कौन सा वाला, स्मॉलर वन। फॉर एग्जांपल हेलो 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 हेलो, ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, हाँ, और इस दोनों का टेल मिला हुआ है, हाँ, तो दोनों के टेल
एंगल कितना है 120, लेकिन ये एंगल तो यहां पर ये भी हो सकता है ना, आपने ये लेना, आपने ये लेना है जो स्मॉलर वाला है, तो मैक्सिमम पर कौन सा एंगल हो सकता है 180, मैक्सिमम 0, सो द मैक्सिमम एंगल हेलो थीटा मैक्सिमम बिटवीन टू, या सिंपल इसी थीटा को बता रहा हूं एंगल थीटा, सो सिंपल इसका रेंज क्या होगा, 0 से कम नहीं हो सकता और 180 से ज्यादा नहीं हो सकता, दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, क्लियर हो गया, द मिनिमम पॉसिबल एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 0 एंड द मैक्सिमम पॉसिबल एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज 180। अच्छा अब ये क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट, हेलो for the addition of two vectors, for the addition of what two vectors, तो बच्चे याद रखिएगा जो रेंज होगा क्या रेंज नो अर्थ गोरी, जो रेंज होगा वो एक्चुअली a प्लस बी से ज्यादा नहीं हो सकता और जो रेंज होगा वो a माइनस बी से कम नहीं हो सकता, और a भी कब है जब एंगल दोनों के दरमियान, और a माइनस बी कब है जब एंगल दोनों के दरमियान 180। मेरे बात की समझ आ रही है, जो रेंज है वो a प्लस बी से ज्यादा नहीं हो सकता, हाँ ओके सॉरी यार, थैंक्स फॉर द करेक्शन। क्या मेरी बात की समझ आ रही है, इससे कम नहीं हो सकता और इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मेरी गलती की समझ आई जो मैंने गलती की, दाऊ रखना यार, a माइनस बी इसमें वालो 1 नो द 3 और 4 वाला वेक्टर जिसे कम एंगल हम के मतलब 1 कम रिजल्टेंट नहीं मिला दे, और a माइनस बी ना रहा लेगा ना, तो ये रिजल्टेंट का क्या है रेंज, तो a माइनस बी से कम रिजल्टेंट नहीं हो सकता और a प्लस बी से ज्यादा नहीं हो सकता। मेरे बात की समझ आई, मेरी बात की समझ आई, क्लियर हुआ। अब अगर मैं जाते जाते एक एमसीक्यू रख दूं, राइट, नहीं एमसीक्यू एक प्रैक्टिस के लिए करना है ना, और तो गोरा हेलो एमसीक्यू हेलो मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं, वी हैव 2 वेक्टर्स एमसीक्यू जमाना में, हाँ चले डायग्राम के देते हैं, सबसे देते टू फोर्सेस ऑफ 40 न्यूटन एंड व्हाट 30 न्यूटन, एक्स ऑन अ बॉडी, which of the following cannot be the resultant, cannot be the resultant, तो ऑप्शन ए। कौन सा रिजल्टेंट वेक्टर आपको 40 न्यूटन और 30 न्यूटन की एडिशन से नहीं मिल, डी नंबर ऑप्शन डेल्टा, बोले सिंपल, पहले इन दोनों को ऐड कर दो यानी कि पैरेलल कंसीडर कर दो, तो 40 जमा 30 70, मतलब इन 2 फोर्सेस को ऐड करूंगा ना, जिस भी एंगल से ऐड करूंगा 70 से ज्यादा रिजल्टेंट नहीं मिल सकता मुझे। क्या मेरे बात की समझ आ रही है? अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 40 बल्कि 3 10, मेरे बात की समझ आ रही है? अब मैं इन दोनों को जिस भी एंगल पर रख दूं ना, जो भी कर लूं ना, एटलीस्ट 10 न्यूटन से कम फोर्स मुझे नहीं मिल सकता, तो इन दोनों को ऐड करने से हर वो फोर्स पॉसिबल है जो कि लाई करता है 10 से 70 के दरमियान में। इन दोनों को ऐड करने से मुख्तलिफ एंगल्स पर ऐड हो सकते हैं ना, एंगल तो नहीं दिया, इन दोनों को ऐड करने से हर वो रिजल्टेंट पॉसिबल है जो 10
और 70 के दरमियान में लाई करता है। मेरे बात समझ आई? अगर 10 और 70 के रेंज से बाहर है, यानी 10 से कम है या 70 से ज्यादा है, वो रिजल्टेंट आपको नहीं मिल सकता। मेरे बात की समझ आई? बिकॉज मैक्सिमम a प्लस बी एंड मिनिमम a माइनस बी। मेरे बात की समझ आई? बताइए 10 और 70 के रेंज से कौन बाहर है? 72। दिस इज द ओनली जो कि आपको मिल नहीं सकता। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्टेंट? दिस इज द वन जिसको एज अ रिजल्टेंट आपको मिल नहीं सकता। बाकी सारे के सारे पॉसिबल है। ओके जी, दैट्स द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। कल इंशाल्लाह से मुलाकात होगी। ठीक हो गया भाई? ठीक है जी, ओके। हमारा